बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बिल आखिर जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के जजों के नामों की मंजूरी दे दी है। 7 जज अक्सरियत राय के साथ नामजद किए गए हैं। अंदर की जो कार्रवाई है उसकी रुदात बड़ी दिलचस्प है। वो पूरी रुदात हम आपको सुनाएंगे, अंदरूनी कहानी क्या दावपेच खेले गए और फिर जो अक्सरियती अरकान थे उन्होंने 3 सीनियर तरीन जजों को आईनी बेंच में शामिल होने से कैसे रोका। ये भी देखेंगे कि जनाब ये जो अब हो गया है, आईनी बेंच तश्कील पा गया है, इसके क्या असरात होंगे और ये मुकदमात की समाअत कैसे करेगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनी अख्तर साहब वो बाज नहीं आ रहे। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को गैर मौसर बनाने के लिए या मुअत्तल करने के लिए या कलदम करने के लिए आखिर ये कोशिश की जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही आफरीदी ने नाकाम बना दी। इन दोनों जजों ने जो किया है, उन्होंने खत में लिखा है, बल्कि 2 खत लिखे हैं याही आफरीदी साहब को। क्या इन्होंने जो किया है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जा सकता है। ये भी देखना होगा कि क्या हुकूमत में इतना दमखम है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उठा सके। ये मामला है क्या? वैसे तो ये 31 अक्टूबर से जो कार्रवाई थी ये शुरू थी, लेकिन मंजर आम पे ये 5 नवंबर को आई। 4 नवंबर को इन दोनों जजों ने यानी मुनीम अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा याही आफरीदी साहब के नाम। अच्छा, वो मीडिया को उसकी खबर ही नहीं हुई, कोई रौला शोला नहीं पड़ा। तो फिर वो खत जो है मेरी इतला के मुताबिक लीक किया गया और जो मेरे जराए हैं वो ये कहते हैं कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके चैम्बर से वो खत लीक हुआ। उसके खत के जो मंदरजात हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्या इन्होंने जो कार्रवाई की है वो आइन और कानून के ताबे है, ये इख्तियारात से तजावुज़ किया है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उनके चैम्बर से माजी में भी जो खबरें हैं इन हालात के बाद 26 आईनी तरमीम के बाद, तो वो खबरें जो है इन्हीं के चैम्बरों से हैं। 1-2 और जज भी हैं, हो सकता है दरमुनीला साहब के चैम्बर से भी वो खबरें लीक होती हों। इस तरह खबरें जो है, जैसे जो एडीआर कमेटी वाली खबर नहीं थी, एडीआर कमेटी में जनाब अब सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो दोबारा उसके सरबराह होंगे, तो वो मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर से। वो मैं कैसे कह रहा हूँ, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ वो जो एडीआर वाला नोटिफिकेशन था ना, एडीआर कमेटी वाला, उसमें एक जगह पे टिक लगी हुई है, निशान लगा हुआ है मंसूर अली शाह साहब के नाम के सामने। और वो निशान वहां जिसको जो नकल भेजी जाती है ना, उसके नकूल मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, मुतलका लोग, उनको भिजवाई जाती है नोटिफिकेशन की। तो जिस साहब को वो नकल देनी होती है उसके नाम के सामने टिक लगाई जाती है, तो वो इनको दी गई थी। ये कोई चीफ जस्टिस के चैम्बर से या जो लैंड जस्टिस कमीशन है उसके दफ्तर से लीक नहीं हुई थी। ये टिक इस चीज का गमास है कि ये जो खबर है, जो नोटिफिकेशन है, ये लीक हुआ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर से। अच्छा, अब ये कोई रोला चोला नहीं पड़ा था, तो इन्होंने वो खत जो है 4 नवंबर को जो लिखा था वो इन्होंने लीक कर दिया। उससे सारी तफसीलात भी सामने आ गई। ये खत में ये खुद लिखते हैं कि जनाब आपको पता होगा, जन चीफ जस्टिस साहब को मुखातब करके कहते हैं कि हमने 31 अक्टूबर को आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जिसके जो दोनों रुकन हैं और चीफ जस्टिस उसके सरबराह हैं, उसका अजलास बुलाया जाए। लेकिन आपने अजलास नहीं बुलाया क्योंकि ये अर्जेंसी का मामला था। जो मामला, जो दरखास्तें आई हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, वो फौरी समाअत की और फौरी कार्रवाई की मतकाजी थी। इसलिए हम दोनों ने इजलास कर लिया, आपने तो बुलाया नहीं। हमने उसी दिन यानी 31 अक्टूबर को अजलास कर लिया। और अजलास हुआ कहाँ? अजलास हुआ जनाब जस्टिस मुनीम अख्तर साहब के चैम्बर में। और वो कहते हैं वहां हमने ये बतौर कमेटी ये फैसला कर लिया कि ये जो तमाम दरखास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, उनकी समाअत जो है वो फुल कोर्ट करेगी और 4 नवंबर को उसकी समाअत होगी। ये खत में लिखा हुआ है। यानी उन्होंने फुल कोर्ट बना भी दी और जो दरखास्तें थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।
वो कहते हैं कि बतौर प्रोसीजर कमेटी हमने जो फैसला दिया था फुल कोर्ट बनाने का और इन मुकदमात की समाअत के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर करने का, वो फैसला अब भी बरकरार है। कागज़ जारी नहीं हुई, इसलिए इस केस को, इन दरखास्तों को इसी हफ्ते फुल कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और कागज़ जारी कर दी जाए। हमारा फैसला भी बरकरार है। अच्छा, ये इनका फैसला हमेशा बरकरार होता है। वो जो पीटीआई को इन्होंने शिश्तें दी थी, मखसूस शिश्तें, 8 जो जज थे उनमें अक्सरियती फैसला करने वाले, उसमें ये भी शामिल थे ना। उसके बाद जो 2 वजाहतें की उन्होंने, उनका जनाब ठीक है, उन्होंने जो भी तरमीम कर दी है पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उसका हमारे फैसले पे असर कोई नहीं होगा। हमारा फैसला बरकरार है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाए। तो पीटीआई को मिली तो है नहीं और ना ही ये काम हुआ। अब ये इन्होंने जो कोशिश की कि किसी तरीके से फुल कोर्ट, अच्छा पहली बात तो ये है कि फुल कोर्ट जिन आप बना रहे हैं दोनों मिलके, तो वो अजलास जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, ये खुद कह रहे हैं कि हमने 31 अक्टूबर को आपसे ये दरखास्त की थी कि अजलास बुलाएं, लेकिन नहीं बुलाया। अजलास बुलाने का इख्तियार जो है वो कमेटी के हेड के पास होता है, चीफ जस्टिस के पास है। तो फिर आपने अजलास कैसे बुला लिया? इसका मतलब है कि उनको पता था कि अजलास जो है, इनको कानून का इल्म है कि अजलास बुलाना जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन इन्होंने अजलास बुला लिया। और अजलास बुलाया भी कहाँ? मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में। हालांकि जो रवायत है कि सीनियर जज के चैम्बर में मीटिंग होती है। मंसूर अली शाह साहब जो है वो मुनीब अख्तर से सीनियर है। और दूसरी बात यह है कि जनाब हमारी जो काज लिस्ट है वो जारी नहीं हुई। तो जब ये फैसला करती है कमेटी, तो रजिस्ट्रार जो होते हैं, अब तो वहां खातून है ना रजिस्ट्रार ने वहां मौजूद होना होता है उस अजलास में, उसको पता होता है, उसके पास नोटिफिकेशन आता है, तहरीरी हुक्म आता है। तो फिर अगर इन्होंने कोई तहरीरी हुक्म दिया था, पहली बात तो ये मेरी तलाह के मुताबिक रजिस्ट्रार को पता ही नहीं था कि जनाब अजलास हो रहा है। इन्होंने लिख के कुछ भेजा उसे, तो फिर जाहिर है वो रजिस्ट्रार हैं, वो बराह रास्त जवाबदेह होती हैं चीफ जस्टिस को। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से पूछा होगा, जनाब ये फैसला उन्होंने लिख के भेज दिया फुल कोर्ट का कि 4 नवंबर को जो है ये फुल कोर्ट बैठे और इन दरखास्तों को समाअत करे। तो फिर जाहिर है चीफ जस्टिस ने उनको मना कर दिया होगा कि जनाब नहीं, बिल्कुल कागज लिस्ट जारी नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी जो है, जो हुक्म जो है वो जरूरी होता है और वहां लिखा होता है बाय द ऑर्डर ऑफ कमेटी। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये ख्याल किया जाता है कि समझा कि जनाब ये इजलास ही कोई नहीं है, छोड़े इसको, ये कोई इजलास नहीं है। इन्होंने अपने तौर पे एक कह लें आप, वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत में इज्जत के खो जाने का लिखा हो तो फिर बंदा खुद ही ऐसे असबाब पैदा करता है कि वो किस्मत का लिखा पूरा हो जाता है। इनके साथ भी मेरा ख्याल ऐसे ही हुआ है। अपनी तरफ से इन्होंने मीडिया को जो खबर लीक करके ये एक भूचाल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब ये दूसरी बात ये है कि इन्होंने 31 अक्टूबर को जो फैसला किया, तो फिर चीफ जस्टिस के इल्म में भी आया, तो चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पे 2 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब जो जुडिशल कमीशन का इजलास है आईनी बेंचों की तश्कील के लिए, वो 5 नवंबर को होगा, एक दिन बाद। इन्होंने ये कोशिश की थी जनाब 4 को जो हम जब आएंगे, बैठेंगे फुल कोर्ट, हमारी अक्सरियत है, 8 वो हैं, बाकी 2-3 और मिल जाएंगे, तो हम जो हैं ये आईनी तरमीम जो है 26वीं आईनी तरमीम, इसको मुअत्तल कर देंगे। ये लग रहा है इन्होंने अपना जो जहन है, अपनी जो सोच है, वो आश्कार कर दी है। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह लें कि एक बदनीति इनकी जो ज़ाहिर हो रही है कि जनाब ये इतनी जल्दी इनको पड़ी हुई थी कि जनाब फटाफट ऐसा करें कि आईनी बेंच बनने से पहले पहले ये काम डाल दें, आईनी तरमीम ही मुअत्तल कर दें। हालांकि आइन में जो लिख दिया गया है, जो 26वीं तरमीम उसमें जो लिख दिया गया है वो नाफिजुल अमल है, उसमें इन्होंने अमल करना है। एक तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके मुनाफी काम किया इन्होंने अजलास बुला के, और दूसरा इन्होंने जो नाफिजुल अमल मैंने कहा ना 26वीं आईनी तरमीम, उसमें जो लिखा हुआ है कि जो आईनी मामलात हैं उनका जायजा लेना है जुडिशरी में, कहना आईनी बेंच ने, जो तशरीह के मामला है। ये जो आईनी तरमीम अगर चैलेंज हुई है तो इसकी समाअत किसने करनी है? फुल कोर्ट ने करनी है? नो, ये करनी है आईनी बेंच ने। हाँ, अगर ऐसा मामला था तो ये जुडिशल कमीशन के इजलास में जाते, वहां ये बात करते कि जनाब वो दरखास्तें भी आई हुई हैं, तो ऐसा करते हैं पहला आईनी बेंच जो है वो तमाम जजों पर मुश्तमिल बना देते हैं
पहले ये 26वीं आईनी तरमीम वाला जो तनाज़ा है इसका फैसला हो जाए, अगर वो बरकरार रहती है तो फिर उस पर अमल भी हो जाएगा, जैसे काजी साहब ने किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला। तो बहरहाल ये बज़ाहिर इन्होंने आइन के मुनाफिक काम भी किया है, और मैंने अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत भी काम किया है। अपना जहन पहले ही इन्होंने खोल कर रख दिया और ये बता दिया कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो है, हम ये समझते हैं कि ये अर्जेंसी का मामला है, फौरी समाअत का मतकाजी मामला है, तो जनाब पहले इसको देख लें। इसलिए हमने बैठ के जनाब अपना अजलास भी कर लिया और फिर फुल कोर्ट भी बना दी और काज लिस्ट जारी करने के लिए भी कह दिया। ये सारी चीजें जो है ये मिसकंडक्ट के जुमरा में आती हैं। इन्होंने आइन को मुअत्तल करने की 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको सबोताज करने की कोशिश की, और आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है अगर कोई ताकत के जोर पर यानी इख्तियारात की बुनियाद पर नाजायज इस्तेमाल करते हुए आइन को सबवर्ट करता है, मुअत्तल करता है, हेल्ड इन अबेंस रखता है, मार्ज इल्तवा में रखता है या तोड़ता है, तो उस पर आर्टिकल 6 लगता है। अगर आर्टिकल 6 लग सकते हैं इस बात पे, तो फिर जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। अब ये दोनों साहबान जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, लेकिन वहां ये लिखा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला जो आर्टिकल है 209, उसमें ये लिखा हुआ कि जिन जजों के खिलाफ रेफरेंस होगा वो फिर नहीं बैठेंगे, उनके बाद वाले जो सीनियर जज हैं वो बैठेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के हवाले से। ये मामला है। बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई बनती है, और इन्होंने अपनी इज्जत जो है रही से ही कसर, खासतौर पे मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने रही से ही कसर खुद ही निकाल दी है, इज्जत का जनाजा खुद ही निकाल दिया है। पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रार तो आपकी बात मान नहीं रहा। अगर आप फैसला दे भी देते तो क्या पार्लियामेंट जो है जितनी एग्रेशन दिखा रही है वो आपका फैसला मान लेती, हुकूमत आपका फैसला मान लेती। पहले भी आप मखसूस रिश्ते जो हैं वो पीटीओ को देने का फैसला कर चुके हुए हैं, उसमें तो अब तक अमल नहीं हुआ। आईनी तरमीम मुअत्तल करके क्या हासिल करते? और भाई मेरे माजी को भूल जाएं, ये वो दौर नहीं है जब आपके साथ बंदूक वाले होते थे, वो आपके फैसलों पे अमल दरामद करवाते थे, और आप समझते कि शायद हमें इतनी ताकत है, कानून हमारे कलम में इतनी ताकत है कि जब जो हम लिख देंगे उस पर अमल हो जाएगा। ना इलेक्शन हो सके सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल बेंचों के हुक्म के मुताबिक, वो भी काजी साहब ने आके फैसला किया तो फिर इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन जो हुए ना, ये मखसूस चीजों वाला अभी तक फैसला हुआ है। तो ये तो अफरा तफरी फैलाने वाली बात थी ना मुल्क में, कि जनाब एक अदारा ये कह रहा है दूसरा अदारा मान नहीं रहा, बल्कि दो अदारे नहीं मान रहे। और दूसरी जो बात है आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, मैं जो समझता हूँ कि बड़ी वहाँ दिलचस्प जो है वो कार्रवाई हुई है, और लग ये रहा है वो 7-5 के साथ फैसले हुए बेंच की तश्कील के हवाले से जो हुए या जो नामजद हुए जज साहबान। लेकिन एक फैसला जो है वो 9-3 के साथ हुआ है, यानी 9 अरकान एक तरफ थे, 3 अरकान एक तरफ थे। और लग ये रहा है वो कार्रवाई से ये लग रहा है कि जो मुनीब अख्तर साहब है वो घर से सोच के आए थे कि जनाब कानून और इंसाफ में रखो एक पास से, किताबा रखो एक पास से। पीटीए वाले जो 2 अरकान ने ना, शिबली फराज साहब ते उमर वजूद साहब, जो वो कहेंगे उन्होंने नाल ही चलना। एक मौके पे तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी मुनीब अख्तर का साथ छोड़ गए जुडिशल कमीशन में। अच्छा वो क्या मामला था? आते ही सबसे पहले ना ये जो पीटीए वाले लोग हैं उमर वजूद और शिबली फराज, ये लिख के लेके आए हुए थे अपने दलाइल। तो आते ही सबसे पहले उन्होंने जनाब ये एतराज खड़का दिया कि जनाब ये जो है ना इसकी तश्कील पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है 26वीं तरमीम में कि जनाब 13 रुकनी जो है जुडिशल कमीशन होगा, उसमें जो आईनी बेंच है उसका सरबराह भी शामिल होगा। तो ये एक सीट खाली पड़ी हुई है, आईनी बेंच का सरबराह तो है ही नहीं, तो ये इजलास ही नहीं हो सकता, कोरम ही पूरा नहीं है। तो इस पे उनको समझाया गया। जो दूसरी तरफ से ज़ाहिर उधर भी दूसरी तरफ भी वकील थे ना, अटॉर्नी जनरल थे, फरूक एच नाइक थे, आदमजीर तारड़ थे, उन्होंने उनको बताया कि भाई साहब कानून भी पढ़ लो, कानून से लिखे आया ये आइन और कानून जिस काम से ना रोके उस काम का किया जाना जायज है, ना जायज नहीं है। तो उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जब अगर एक बंदा कम हो,
अरकान में से, तो इजलास ही नहीं हो सकता। ये आपने कहाँ से ले लिया? तो इस पर कहो जी वोटिंग करवाओ, वोटिंग करवाओ। अब मुनीब अख्तर साहब को बड़ा शौक था वोटिंग का, तो वोटिंग जब हुई तो जनाब वो 3 बंदे रह गए, यानी मुनीब अख्तर साहब और दोनों यानी शिबली फराज और उमर अयूब, ये 3 लोग एक तरफ थे और 9 लोग जो थे उनमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, वो दूसरी तरफ थे। उन्होंने कहा नहीं यार कानून की गल तो यही है ना, हूँ जो बेंच बनया ही नहीं हले, वह सरबराह ही कोई नहीं है, तो सीट खाली रहनी है ना। फिर इन्होंने एक और कोशिश की, इनकी ख्वाहिश थी कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है ना, उनकी सरबराही में ये आईनी बेंच जो है बनाया जाए, क्योंकि वो वहां तो नहीं लिखा हुआ कि कौन उस बेंच का, कोई अहलियत की शराइत तो लिखी हुई थी। जो भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं में से जो है आईनी बेंच में नामजदगियां होनी थी। तो इन्होंने कोशिश की जनाब उसमें मंसूर अली शाह साहब शामिल हो जाए, हेड हो जाए, और मुनीब अख्तर साहब हो जाए, और फिर उसके बाद बाकी एक वो अगर जो इन्होंने हिसाब लगाया तो उसके मुताबिक अगर 7 रुकनी बेंच बनता ना तो सारी इनकी अक्सरियत हो जानी थी। अब भी ये अक्सरियत में है बज़ाहिर, वो मैं बताता हूँ कैसे अक्सरियत में है। तो वो फिर उन्होंने ये कहा, जो अख्तर हुसैन साहब जो वकला के नुमाइंदे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बात की, उन्होंने कहा देखे जो बराह रास्त मुतासर हुए ना लोग, वो तो यही अफरीदी साहब वो हुए, फायदा उठाया उन्होंने, 26 महीने तरमीम का चीफ जस्टिस बन गए हैं, और नुकसान हुआ है मंसूर अली शाह साहब का। और फिर मंसूर अली शाह साहब उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मंसूर अली शाह साहब तो लगे हुए थे ना किसी तरीके से 26 महीने तरमीम को उड़ा दूं मैं। अगर 26 महीने तरमीम उड़ जाती तो यही अफरीदी साहब वाला नोटिफिकेशन भी उड़ जाता, और फिर वो पुराना आइन बहाल हो जाता, और मंसूर अली शाह साहब कहते हैं जनाब मुझे हल्फ दे। इसी तरह मुनीब अख्तर साहब बराह रास्त मुतासर हुए, 1 साल बाद उनकी बारी आ जानी थी। तो वहां ये बात की गई कि जनाब आप ऐसा करें कि तीनों यानी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ये आईनी बेंच का हिस्सा ना बने, ये वोटिंग करा लो, उनके करा लो। फिर 7 एक तरफ हो जाते थे, 5 एक तरफ हो जाते थे। अब जो 7 थे उनका भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो कौन सा बान थे। एक तो वजीर कानून आजमदीद तारड़ साहब थे, अटार्नी जनरल मंसूर अवान साहब थे, और जो वकला के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन साहब थे, फरूक एच नाइक साहब थे जो सेनेटर हैं, और शेख आफ्ताब अहमद MNA, और रोशन खुर्शीद भरोचा साहबा जिन्हें सिविल सोसाइटी से स्पीकर ने नामजद किए। ये 7 लोग एक तरफ थे, बाकी 5 जो हैं वो एक तरफ थे। तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब जो खुद भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उन्हें आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। उसके बाद बाकी 6 जज जो हैं उनका भी तकर्रर हो गया, या नामजदगियां होगी या मंजूरी होगी। तो अमीनुद्दीन खान साहब जो है, ये जो मखसूस जिस्म वाला केस था, इसमें इन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया था, और इन्होंने और नईम अख्तर अफगान ने यह भी लिखा था कि जो फैसला दिया है इन्होंने 8 जजों ने, ये काबिल अमल ही नहीं है, आइन के मुनाफी है, इसलिए इस पर अगर अमल नहीं करते तो इन्हें अदालत नहीं। उन्होंने काफी यानी एक तरह से चार्जशीट जारी की थी। और अमीनुद्दीन खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हक में जिन लोगों ने फैसला दिया था कादी साहब के साथ, वो अमीनुद्दीन खान साहब उनमें भी शामिल है। और दूसरे जमाल खान मंदोखेल साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब जो है, इन्होंने भी मखसूस रिश्तों वाले केस में PTI के खिलाफ फैसला दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके हक में फैसला दिया हुआ है। जमाल खान मंदोखेल साहब जो है, इनका तल्लुक है बलोचिस्तान से, और आईनी तरमीम में लिखा हुआ है कि जो बेंच होगा उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। तो बलोचिस्तान से जमाल खान मंदोखेल साहब जो सीनियर पूरी जज हैं, सीनियर 3 जज बलोचिस्तान के रहे हैं, और वह मुख्तलिफ मौके पे वहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम करते रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब मोहम्मद अली मदर साहब। मोहम्मद अली मदर साहब 8 जजों में शामिल हैं। ये इनका तल्लुक कराची से, कराची से 2 बंदे लिए गए हैं, एक मोहम्मद अली मदर साहब और दूसरे इनके साथी जो जज हैं हसन अजहर रिजवी साहब। अच्छा, ये जितने भी फैसले आए हैं ना, ये दोनों एक साइड पे हुए। अगर मोहम्मद अली मदर ने जो फैसला दिया है, हसन अजहर रिजवी साहब उनके साथ रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो केस था ना, उसके फैसले में इन्होंने अक्सरियती जजों के साथ इस हद तक इत्फाक किया था, कमेटी की हद तक और दीगर 2-3 जो शिक्के थी उनकी हद तक। लेकिन जो अपील है उसके माजी से इतलाक पे इन्होंने इख्तिलाफ किया था, इन्होंने भी और हसन अजहर रिजवी साहब ने भी। और इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, ये मैंने पहले भी शायद बता दिया,
कि ये उन 8 जजों में शामिल हैं जिन्होंने कहा पीटीए को दे दे। और दूसरा जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी साहब, उनका ताल्लुक भी सिंध से है, वो सिंध हाई कोर्ट के जज रहे हैं और लाइन तोड़ के ये और मोहम्मद अली मदर साहब जो है, ये दोनों इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था और इनके तमाम फैसले जो हैं वो इत्तेफाक किया हुआ है इन्होंने मोहम्मद अली मदर साहब के साथ। यानी ये जो 8 जज हैं पीटीए को नशिस्तें देने वाले, उनमें ये भी शामिल हैं हसन नज़र रिजवी साहब और मोहम्मद अली मदर साहब जो है ना, इनको तो 26 महीने तरमीम से बराह रास्त फायदा हुआ है। अगर पुरानी तरतीब के साथ चीफ जस्टिस बनते, पहले मंसूर अली साहब वो अपना टेन्योर पूरा करते और उसके बाद मुनीब अख्तर साहब जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करते, उसके बाद फिर यही अफरीदी साहब का दौर आता। अब तो 3 साल कर दिए ना कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस को रह नहीं सकता। उन्होंने रिटायर होना था 2030 में, अब वो 3 साल बाद रिटायर होंगे, यानी कि 24, 25, 26, 27 में रिटायर होंगे। तो उस वक्त अगर 30 में रिटायर होते तो मोहम्मद अली मदर साहब उससे पहले रिटायर हो चुके होते। अब जब ये रिटायर होंगे यही अफरीदी साहब, तो मंसूर शाह साहब भी तो रिटायर हो चुके होंगे और फिर ये मुनीब अख्तर साहब भी रिटायर हो चुके होंगे। तो उस वक्त जो सीनियर तरीन 3 जज बचेंगे ना, उनमें सबसे सीनियर मोहम्मद अली मदर साहब होंगे और इनके साथ जो पैनल बनेगा वो आयशा मलिक और शाद मीर साहब, और उन दोनों के मुकाबले में शायद मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं ये ज्यादा काबिल कबूल हों। उसके बाद आयशा मलिक साहबा के बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के भी इन्होंने खिलाफ फैसला दिया हुआ है और ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ये भी पीटीआई को कहते हैं जिन्हें नशिस्तें दे। और फिर उसके बाद पेशावर से मुसर्रत हलाली साहबा जो है वो वहाँ की चीफ जस्टिस रही हुई है, वो जो है ये इस बेंच में शामिल किया गया उन्हें। और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट है उसमें वो मखसूस नशिस्तों वाले केस में ये बीमार थी, ये नहीं बैठ सकी थी, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट जो है तो वो उसमें ये काजी साहब के फैसले के साथ थी। और फिर नईम अख्तर अफगान साहब, ये बलूचिस्तान से है इनका ताल्लुक भी और ये वहाँ के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। और जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसमें इन्होंने अक्सरियती फैसले के साथ इख्तलाफ किया था और जो एक इख्तलाफी नोट इन्होंने जारी किया था नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन खान साहब ने, ये मुश्तरका इन्होंने नोट जो है वो जारी किया था। अब देख लें इसमें जो मैंने बता दिया है, जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी ने एक बड़ा साहिब मशवरा दिया, एक तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आईनी बेंच हम बना रहे हैं ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि जनाब ये जज जो है ये मुकर्रर हो गए रिटायरमेंट तक यही काम करते रहें, उनका नहीं, इसकी कोई मुद्दत जो है वो मुतय्यन होनी चाहिए। तो फिर वहाँ ये फैसला किया गया कि 2 माह के लिए सरदस्त जो ये बेंच है ये काम करेगा। उसके बाद फिर इजलास में आएगा और जब दोबारा इजलास होगा तो उसमें अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो शामिल होंगे बेंच के सरबराह के तौर पे, और जमाल खान मदोखेल साहब जो हैं वो चौथे सीनियर तरीन जज, यानी चीफ जस्टिस समेत चौथा जो सीनियर तरीन जज है उसमें भी तो शामिल होंगे, वो इस कमीशन के इजलास में शामिल होंगे और उनकी बात चीफ जस्टिस साहब की जो है वो मान ली गई। और वो दूसरी जो बात यह है कि एक तो अमीनुद्दीन खान साहब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें शामिल हो गए कानूनी तरमीम के बाद, मुनीब अख्तर साहब फारग हो गए। तो दूसरा वहाँ ये तय किया गया है कि ये 2 तरह के मुकदमात होंगे ना, एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है वो फैसला करेगी और इनको भेजेगी, और फिर उसके बाद जब ये बेंच के पास आ जाएंगे मुकदमात तो फिर ये सातों के सातों जज बैठ के मुकदमात नहीं सुनेंगे। ये बेंच जो है ये 3 रुकनी बेंच भी इसमें से बनेंगे, आईनी बेंच के जजेस से 2 रुकनी बेंच भी बनेंगे, और फिर जो 2 रुकनी बेंच होंगे वो जो नीचे से अपीलें वगैरह आएंगी 199 के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स के, तो वो देखेंगे कि वो अपीलें काबिल समाअत हैं या नहीं है। 2 रुकनी बेंच के पास ये इख्तियार होता है कि वो दरखास्त जो मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन मेरिट्स पे उसकी समाअत नहीं कर सकता आगे जाके। अगर आगे जाके मेरिट्स पे उसको बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर देते हैं और अपील में कन्वर्ट कर देता है तो फिर वो 3 रुकनी कम से कम बेंच जो है वो होना चाहिए। अब वो जो है मुकदमा तफवीज करने जो आईनी मुकदमात आएंगे वो कौन तफवीज करेगा, वो अमीनुद्दीन खान साहब, वो भी 3 रुकनी लोग होंगे। 3 रुकनी जो है कमेटी कह लें आप, वो काम करेगी अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब। यानी ये 2 कमेटियों, एक तो बेंच के भी सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब ताकतवर तरीन जज है इस वक्त, समझ रहे आप,
ये प्रोसीजर कमेटी के भी रुकन है, जुडिशियल कमीशन के भी रुकन है, और फिर ये आईनी बेंच के भी हेड हैं, चेयरमैन हैं, सरबराह हैं। तो ये वहाँ ये होता रहा है। और फिर जो लेके आए थे मुकासद वो वाले पीटीआई वाले और फिर मुनीब अख्तर साहब और बाकी, वो तो पूरे नहीं हुए भाई। वहाँ तो ये तय हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम के फराहम करदा फ्रेमवर्क के अंदर रह के हमने काम करना है। यानी दूसरे लफ्जों में जितने भी ये लोग थे अक्सरियत राय के साथ ही सही, जुडिशियल कमीशन ने 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको मंजूर कर लिया है। अब अगर ये आता है मामला जो दरखास्तें पड़ी हुई हैं, तो वो आईनी बेंच ने ही उसकी समाअत करनी है। और उसकी बेंच की तश्कील मैंने बता दी है कि वहाँ जनाब मोहम्मद अली बदर साहब और हसन रिजी साहब और आयशा मलिक साहबा जो हैं, वो जो माजी में हम ख्याल बेंच थे, वो उन्हीं के हम ख्याल थे। बाकी 4 जजेज हैं, उनका तारुफ भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो बाकी सेक्रेटरीट वाली बात थी, वो उन्होंने कह दिया जनाब इसका सेक्रेटरीट नहीं था पहले, उन्होंने ये कहा था जनाब सेक्रेटरीट के लिए जो है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो असूल वज़ा करेंगे, वो रूल्स वगैरह बनाएंगे, फिर उसकी मंजूरी देख लेंगे वो क्या करने में। उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया हुआ है। और जो ये मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये बीच में से एक रास्ता निकाल के, जब इख्तियार ही नहीं है यार सुप्रीम कोर्ट को, आईनी बेंच को ये तरमीम में लिख दिया गया है, आइन में लिख दिया गया है, तो आप अपने तौर पे कैसे इस पे कार्रवाई करना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। तो ये सीधा सीधा जो है ये मिसकंडक्ट का केस है और ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का केस है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।